हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ फ़ातिमा और आज मैं आप लोग के लिए क्लास 11th बायोलॉजी सेल द यूनिट ऑफ लाइट एनसीईआरटी से पूरा रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सभी को बताइए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? Or what is it that an inanimate thing doesn't have which a living thing has? The answer is to this the presence of the basic unit of life, the cell in all living organisms. मतलब ये पूछ रहे कि आखिर हमारे बॉडी को लिविंग कौन रखता है। तो हमारे को लिविंग रखने के पीछे जो है ना वो सेल है। सेल अगर हमारी बॉडी में होगा तभी जा कर के हम ज़िंदा रह सकते हैं। अगर हमारा सेल लाइव नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। तो वही कह रहा है कि आखिर कौन चीज़ है जो हमें ज़िंदा रखती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के पास क्या होता है, सेल्स होते हैं। हमारे कुछ और सेल्स दो तरह के, किसी के पास सिंगल सेल होता है जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और किसी के पास बहुत सारे मल्टी सेलुलर कहलाएंगे, बहुत सारे सेल अगर रहेंगे तो। ओके, what is a cell? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके और साथ ही में वो इसेंशियल जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब फंक्शन कर सकता है वही सिंगल सेल से। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. अगर बॉडी में कुछ भी कमी हो जाए, कोई भी चीज़ की कमी हो जाए सेल में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, तो वो लिविंग नहीं रह सकता है। ठीक है, Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of living organism. इसलिए सेल को फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। वो सेल से सभी के बॉडी में होते हैं, सेल से ही पूरी बॉडी बनी होती है, और जितने भी स्ट्रक्चर सेल के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सभी के सभी सेल पर ही डिपेंड करते हैं। सेल नहीं तो लाइफ नहीं। एंटन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट saw एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। अब हम लोग देखते हैं साइंटिस्ट के बारे में कि एंटन वॉन लीवेनहुक जो है ना, सबसे लिविंग सेल जो था वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? एंटन वॉन लीवेनहुक। रॉबर्ट ब्राउन, इसने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ सेल। तो पहले ऊपर से हम लोग देखते थे, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ तो सेल का पूरा स्ट्रक्चर से लेते हुए अंदर की जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ें सब विजिबल हो गया। ठीक है, सेल थ्योरी क्या होता है? इन 1838 मैथियस शिल्डन, अ जर्मन बोटनिस्ट, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. देखो, 1838 में मैथियस शिल्डन जो थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे। ठीक है, और इसने लार्ज नंबर, बोटनिस्ट है तो मानी बात है किसके बारे में देखेंगे? प्लांट्स के बारे में देखेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को देखा तो उसमें क्या देखते हैं कि सारे प्लांट्स जो है ना डिफरेंट काइंड्स के सेल्स कंपोज कर रहे हैं और वही टिश्यूज़ फॉर्म कर रहे हैं प्लांट्स के। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय थियोडर शॉन 1839 जर्मन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश होगा। नहीं, सॉरी 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 हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो न्यू एनसीईआरटी पहले पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें यहाँ पर ब्रिटिश लिखा था, और अब यहाँ पर क्या हो गया, जो न्यू एनसीईआरटी आई तो उसमें जर्मन कर दिया गया है। दोनों का दोनों साइंटिस्ट क्या है? जर्मन ही है। सिर्फ वो बोटेनिस्ट है तो ये जूलॉजिस्ट है।
ओके। तो जर्मन जूलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, और ये जो है ना जूलॉजिस्ट है तो एनिमल्स के बारे में देखेंगे, एनिमल्स के सेल्स के बारे में। तो उन्होंने क्या देखते हैं कि सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो एनिमल सेल्स के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन देखी जिसको हम लोग आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। देखो ये एक चीज़ खासियत है इसमें, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसने प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, इस चीज़ का डिस्कवर किसने किया। तो ये मत समझ लीजिएगा कि जो शेल्डन जो है, मैथियस शेल्डन प्लांट्स का डिस्कवर किया है, प्लांट्स के सेल के बारे में, तो इसका मतलब उसके सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो भी उसी ने किया होगा, नहीं। जर्मन जूलॉजिस्ट जो थे वो प्लांट्स के ऊपर एक सेल वॉल होता है जो एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, ये चीज़ जर्मन जूलॉजिस्ट शॉन ने किया था, शिल्डन ने नहीं किया था। ठीक है। Presence of cell wall is unique character of plant cells. On the basis of this, Shawn proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. उन्होंने कहा कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी होती है उसके अंदर सेल्स होते हैं, साथ ही में उसके प्रोडक्ट जो जितने भी सेल्स के जो अंदर जो जैसे स्किन सेल हो गए, हार्ट सेल हो गया, लंग्स, ये सारे के सारे जो है ना सेल से ही बने होते हैं, इसलिए इनको प्रोडक्ट ऑफ सेल कहा गया। शिल्डन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अब इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दिया। This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. इन्होंने सेल थ्योरी तो दिया लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर सेल्स बनते कैसे हैं, तो नया सेल्स कहाँ से आता है। तो उसको दूसरे साइंटिस्ट ने किया, रडोल्फ वर्चॉव 1855। Rudolf Virchow 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells omnis cellula e cellula. रडोल्फ वर्चर ने कहा कि सेल्स डिवाइड करते हैं, मतलब ये सेल्स है ये डिवाइड किए फिर न्यू सेल्स बने इससे, फिर अब ये जो पुराना सेल हो जाएगा फिर इसमें डिवीज़न होगा, फिर इससे न्यू सेल्स बनेगा, फिर ये भी डिवीज़न करेगा फिर इससे न्यू सेल्स बनेगा। तो ये क्या देखने को मिल रहा है कि जितना भी सेल्स जो नया सेल्स बनेगा वो हमेशा पीछे वाले जो ओल्ड सेल होते हैं उससे डिवीज़न करके ही बनता है। ठीक है। He modified the hypothesis of Sheldon and Shawn to give the cell theory. मतलब वो शिल्डन और शॉन का जो सेल थ्योरी दिया था ना उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया, ओमनिस सेलुला सेलुला हाइपोथेसिस दिया और फाइनल शेप मिला सेल थ्योरी को। तो अब हम लोग समझते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर क्वेश्चन आए कि ये किसने दिया तो ये शिल्डन और शॉन ने दिया, और ये किसने दिया तो ये रडोल्फ वर्चॉव ने दिया। कब दिया? 1855 में। An overview of cell. You have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. अब हम लोग पहले देखेंगे कि ओनियन पील और ह्यूमन चीक सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर। Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall and its outer boundary, and just within it is the cell membrane. देखो जब हम ओनियन सेल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल होते हैं, मतलब अलग से सेल वॉल होता है और जो कि आउटर बाउंड्री है, और जस्ट उसके नीचे मतलब ये सेल वॉल है उसके जस्ट नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन है, डेलिकेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे और इसको सेल वॉल कहेंगे। और अब हम देखते हैं ह्यूमन चीक सेल, जिसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है, जिसको इनसाइड ईच सेल इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब हम ह्यूमन चीक सेल में क्या देखें कि उसके पास सेल वॉल नहीं था, बल्कि उसकी आउटर बाउंड्री जो थी ना वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो ही था उसके पास, और उसके जस्ट नीचे अब उसमें क्या हुआ बाउंडेड न्यूक्लियस था,
और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स थे जो कि जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करता था, डीएनए। Cells that have a membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas the cells lack a membrane-bound nucleus are called prokaryotic. जिस सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसे हम यूकैरियोट कहेंगे। जिसके पास ऑर्गेनल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसे हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. देखो, जितना भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरह से पूरे सेल में देखते होंगे फ्लूइड भरा होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में काम करता है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर जिससे सेल्स लिविंग रहता है। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स। देखो, न्यूक्लियस के बाद और भी बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन उसके पास अलग अलग मेम्ब्रेन्स होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उस लोग के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। इसी वजह से उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सब नहीं होता है, क्योंकि ये सब होने के लिए ज़रूरी है कि इसके पास मेम्ब्रेन होना चाहिए। इसके पास जो होता है ना राइबोसोम होता है। राइबोसोम इसलिए होता है क्योंकि राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में होता है। Both eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants, mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. और देखो, राइबोसोम जो होते हैं ना सिर्फ इसी में नहीं है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में ही नहीं, बल्कि उस वो दो ऑर्गेनल्स के पास भी होता है अपना, क्लोरोप्लास्ट के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास। Animal cells contain another non-membrane bound organelles called centrosome which helps in cell division. Animals के पास भी एक ऐसा organelles होता है जो कि membrane bound नहीं होता, उसके पास membrane नहीं होता है कोई सा भी, उसको हम centrosome कहते हैं। ये cell division में help करता है। Cells differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasma, देखो सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, डिफ़र करता है एक दूसरे से, क्योंकि उसका शेप, साइज़ और उसके एक्टिविटीज़। जैसे माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सेल्स है, ये सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर का लेंथ होता है इसका। और वहीं पर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich, और largest isolated single cell वो एग किसका है, ऑस्ट्रिच। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like और even irregular. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्स का शेप कैसा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिस्क-लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड-लाइक, इरेगुलर। शेप ऑफ सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का शेप जो होता है ना वो वैरी करता है जैसा उसका फंक्शन होता है उस हिसाब से। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, और यहाँ तक ओवरव्यू तक मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया। आप लोग इसको क्या करिएगा, लेक्चर देख करके फिर अपनी से बुक को रीडिंग ज़रूर करिएगा। ठीक है, और इसमें से जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका कोशिश करूँगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और हाँ, मैं जब ये ख़त्म होगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी कराएंगे। ठीक है, हाँ, तो थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, याद से इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए
ताकि हम जो भी न्यू वीडियो लाए तो आपके पास पहले आए। ओके।